20वीं सदी की शुरुआत में एक मुल्क था जो बिल्कुल तबाही के किनारे पर था। अमीर और गरीब के दरमियान का फर्क इतना बढ़ गया था कि गरीबी और भूख का दूर दूर तक कोई हल नजर नहीं आता था। लोग रोटी तक लूटने पर मजबूर हो गए थे और एग्रीकल्चर भी बिल्कुल स्टैग्नेंट था, जिसकी वजह से मसले और बढ़ गए। दूसरी तरफ था उस मुल्क का हुक्मरान जो एक ऑटोक्रेटिक जार था। वो अपनी कुदरती हुकूमत के दावे के बावजूद अपनी आवाम के हालात से बिल्कुल लापरवाह था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने एम्पायर की एक्सपेंशन। चाहे कितनी ही जंगों में शिकस्त हुई हो, वो अपने इंपीरियलिस्ट गोल्स के पीछे लगातार लगा रहा और इसी तरह वो अपने मुल्क रशिया को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ले गया। इस सब के बीच मुल्क के मजदूर और किसान बदहाल हालत में थे और बेरोजगारी अपनी पीक पर थी। अवाम के सालों के गम और गुस्से ने एक दिन चिंगारी बनकर रेवोल्यूशन का शोला भड़का दिया। ये इनकलाब जार की ऑटोक्रेसी, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और गरीब तबकात के जुल्म का नतीजा था। ये मजदूरों और किसानों की रेवोल्यूशन थी जिसने दुनिया की पहली कम्युनिस्ट स्टेट बनाई। ये थी रशियन रेवोल्यूशन, एक हिस्टोरिक मोमेंट जो सिर्फ रशिया की पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डायनामिक्स को बदल गई। ये वो वक्त था जब कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म का ख्वाब पहली बार हकीकत बना और लैंड ब्रेड और डेमोक्रेसी का नारा दिया गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन का लीडर था व्लादिमीर लेनिन, जो मोनार्की को गिराकर प्रोलेटेरिएट की हुकूमत ले आया और पूरी दुनिया को रेवोल्यूशन का सबक दिया। आज की वीडियो में मैं आपको हिस्टोरिक रशियन रेवोल्यूशन की पूरी कहानी सुनाऊंगी। हम देखेंगे कि कैसे पावर की ऑटोक्रेसी ने रशिया को तबाह कर दिया। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मजदूर और किसानों की बेचैनी ने एक मुल्क में इनकलाब की चिंगारी भड़का दी। और इसके साथ हम देखेंगे कि मार्क्सिज्म और सोशलिज्म रशिया में कैसे आया। रशियन रेवोल्यूशन के पीछे काफी सारी वजह हैं, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस शामिल हैं। लेकिन इस रेवोल्यूशन के प्राइमरी रीजंस में ज़ारिस्ट गवर्नमेंट की वाइड स्प्रेड करप्शन, मजदूर और किसानों के खिलाफ नाइंसाफी और सोल्जर्स के बीच बढ़ती हुई बेचैनी शामिल थी। साथ ही मोनार्की का रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च पर कंट्रोल भी एक बड़ी वजह थी। रोमनोव डायनेस्टी का ज़ारिस्ट रूल रूरल पेजेंट्स और अर्बन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को दबोचता था। इसी वजह से पेजेंट्स और वर्कर्स दोनों ही हुकूमत से नाराज हो गए। किसानों का मानना था कि जमीन उन लोगों की होनी चाहिए जो उसे काम में लाते हैं, लेकिन जमीन फ्यूडल लॉर्ड्स और प्रीस्ट के कब्जे में थी। ये सब कुछ ज़ारिस्ट गवर्नमेंट के सामने हो रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये 1760s में शुरू हुई और 1783 में खत्म हुई। अमेरिकन नेटिव्स अपनी आज़ादी और हकूक का मुतालबा कर रहे थे। इस रेवोल्यूशन में फ्रेंच सपोर्ट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। फ्रेंच गवर्नमेंट ने वॉशिंगटन की आर्मी को आर्म्स, एम्युनिशन और जरूरी सप्लाईज, और इसके साथ साथ फ्रेंच नेवी ने ब्रिटिश फ्लीट के खिलाफ लड़ाई की और वर्जीनिया में अमेरिकन फाइटर्स का साथ दिया। लेकिन फ्रांस के लिए इस रेवोल्यूशन में शामिल होना महंगा साबित हुआ। फ्रेंच इकोनॉमी पहले ही खराब थी और अमेरिकन रेवोल्यूशन में खर्च करने की वजह से और ज्यादा खराब हो गई। फ्रेंच सिटीजन्स को ये बात हजम नहीं हुई कि उनकी अपनी इकोनॉमी इग्नोर करके अमेरिका में इतना पैसा लगाया जा रहा था। इस वजह से फ्रांस में भी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी और सिर्फ 6 साल बाद 1789 में फ्रांस में भी एक रेवोल्यूशन शुरू हो गई। अगर आप उस रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने अंदाज में बिल्कुल यूनिक थी। इसने न सिर्फ फ्रांस के सिटीजन्स को बल्कि आसपास के मुल्कों को भी ये समझा दिया कि जुल्म और ऑपरेशन कभी कबूल नहीं किया जा सकता और अगर एक्सप्लॉयटेशन हो तो लोग रेवोल्यूशन की चिंगारी जला सकते। इस रेवोल्यूशन के असरात आने वाले वक्त में भी देखे गए थे और इसका धुआं फ्रांस से होता होता रशिया तक भी पहुंच गया। बिल्कुल फ्रांस की तरह रशिया में भी फ्यूडल क्लास को काफी प्रिविलेजेस मिले हुए थे, जबकि किसान और मजदूर अपने हकूक से महरूम थे। इन दोनों के दरमियान एक अलग तरह की टेंशन थी। रशिया में फ्यूडल लॉर्ड्स की एक अलग क्लास थी जो ज्यादा डोमिनेंट थी, जबकि किसानों की तादाद सबसे ज्यादा थी। हालात ये थे कि 67% जमीन फ्यूडल लॉर्ड्स के पास थी और 13% चर्च के पास, यानी तकरीबन 80% जमीन सिर्फ इन्हीं दो क्लासेस के कब्जे में। किसान फील्ड्स में मजदूरों की तरह काम करते थे और एक तरह से लैंडलॉर्ड्स के गुलाम बनकर रह गए थे। उनका गुजारा उस छोटी सी जमीन पर होता था जो लैंडलॉर्ड्स उन्हें देते थे। इसीलिए 1860 में किसानों ने बगावत की और इस रिवोल्ट के नतीजे में 1861 में रशिया में ये स्लेवरी खत्म कर दी गई। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ज्यादा नहीं बदली। किसानों के पास फिर भी सिर्फ छोटी सी जमीन का पार्ट था। इसके अलावा जो भी जमीन उन्हें मिलती थी उस पर उन्हें डेकेड्स तक टैक्सेस देना पड़ते थे और 20th सेंचुरी की शुरुआत में किसानों पर लैंड टैक्स का एक और बोझ डाल दिया गया। रशिया में रिफॉर्म्स की कोशिशों के बावजूद किसानों के हालात ठीक नहीं हुए और वो गरीबी में रहे और जमीन के ओनरशिप का मसला भी हल नहीं हुआ। दूसरी तरफ रशिया में इंडस्ट्री बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही थी। 1850 के बाद रशिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव साइड ये थी कि इस रेवोल्यूशन में फॉरेन कैपिटल काफी डोमिनेंट रहा। जो बड़े इन्वेस्टर्स थे वो अक्सर
फॉरेनर्स होते थे, लेकिन उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर रशिया के लोकल सिटीजन्स ही थे। और ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स सिर्फ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में सोचते थे, जबकि मजदूरों की हालात को नजरअंदाज किया जाता था। रशिया के लोकल इन्वेस्टर्स के पास बहुत कम कैपिटल था, इसीलिए वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ कम्पीट करते हुए अपने वर्कर्स के राइट्स और वेजेस का ख्याल नहीं रखते थे। इसका नतीजा ये निकला कि चाहे फैक्ट्रीज रशिया की हो या फॉरेन, मजदूर हर जगह एक्सप्लॉइट हो रहे थे। ना उन्हें प्रॉपर वेजेस मिलती थी, ना उनके हकूक का ख्याल रखा जाता था, और मजदूर अपनी रोजाना की जरूरतें मुश्किल से पूरी कर पाते थे, जो उनके अंदर डिस्कंटेंट को और बढ़ाता था। ये सारी वजह मिलकर रशिया को आहिस्ता आहिस्ता एक रेवोल्यूशन के ब्रिंक पर ले आई। और दोस्तों, इसके साथ साथ रशियन एम्पायर के अंदर भी इम्बैलेंस काफी गहरा था। पावरफुल क्लास और आम लोगों के दरमियान एक बड़ा गैप था। इस इम्बैलेंस का एक बड़ा सबब रशियन क्लर्जी और प्रीस्ट थे, जो अक्सर फ्यूडल क्लास और जार के करीब होते थे, जबकि आम लोग जार से बिल्कुल कट चुके थे। इस तरह के इम्बैलेंस ने सोसाइटी में टेंशन को और बढ़ावा दिया और आखिरकार रेवोल्यूशन का सबब बन गया। इस वजह से फार्मर्स और वर्कर्स के पास कोई बेसिक राइट्स नहीं थे और सारी पावर कंट्री की एलीट क्लास के हाथ में थी। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने में वहाँ के थिंकर्स का बहुत बड़ा रोल था। ये थिंकर्स अक्सर यूरोप के चेंजेस से इंस्पायर होते थे और चाहते थे कि रशिया में भी उसी तरह के रिफॉर्म्स आए जो ऑटोक्रेसी खत्म करें और गरीब लोगों को आज़ादी मिले। और इन्हीं जज्बात के जरिए उन्होंने फार्मर्स को जगाया और वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। रशिया के उस वक्त के हालात ऐसे थे कि एक मॉडरेट डेमोक्रेट या रिफॉर्मर भी रेवोल्यूशनिस्ट बनने पर मजबूर हो जाता था। 19th सेंचुरी के आखिरी दिनों में एक मूवमेंट शुरू हुई जो गोइंग टू द पीपल कहलाई। इस मूवमेंट में रशियन थिंकर्स ने फार्मर्स को रेवोल्यूशन का रास्ता दिखाना शुरू कर। यूरोप के लिबरल आइडियाज का भी रशियन रेवोल्यूशन के लाने में बड़ा हिस्सा था। फिजिकल रेवोल्यूशन से पहले ही रशियन लोगों के आइडियाज में एक मेंटल रेवोल्यूशन आ चुका था। जार के इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद वेस्टर्न लिबरल थिंकर्स का इन्फ्लुएंस लिटरेचर के जरिए रशिया में जिंदा रहा। रशियन राइटर्स जैसे टॉल्स्टॉय ने यूथ के दिमाग में एक रेवोल्यूशन की सोच पैदा की। ये यूथ अब वेस्टर्न कंट्रीज के राइट्स और फैसिलिटीज की डिमांड कर रहे थे। जब जार ने उनकी ये डिमांड्स रिजेक्ट की तो लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ गया। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से रशिया में वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हो गई। ये ऑर्गेनाइजेशन सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी और इन आइडियाज ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को इन्फ्लुएंस किया। तो दोस्तों, एक डेकेड और कुछ साल बाद ये कहा गया कि रशिया जैसी कंट्री में जहां पार्लियामेंट नहीं है और ना ही डेमोक्रेटिक राइट्स है, वहां एक पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड पार्टी बनाना बेकार। इस वजह से एक नया ग्रुप बना जो बोल्शेविक कहलाता था और उसका लीडर था व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने आहिस्ता आहिस्ता बोल्शेविक पार्टी को मजबूत करना शुरू किया और इस रेवोल्यूशन का एक टूल बना। इस वक्त लेनिन पर ट्रीजन का इल्जाम लगा और उन्हें अरेस्ट करके साइबेरिया में एग्जाइल पर भेज दिया गया। लेकिन एग्जाइल के दौरान लेनिन एक प्रोमिनेंट थेरिस्ट बनकर सामने आए, जो मार्क्सिस्ट रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में अपनी थेरीज डेवलप करते रहे। और दोस्तों, इसके साथ साथ रशिया में सोशलिस्ट पार्टीज की मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ाती जा रही थी। जब 1905 में लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, ये लड़ाइयाँ उस वक्त हुई जब रूसो जापानीज वॉर के दौरान रशिया को जापान के हाथ शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये पहली बार था जब एक यूरोपियन पावर को एक एशियन पावर के हाथ हारना पड़ा और इस ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद रशिया को एशिया में अपने एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स को खत्म करना पड़ा। ये डिफीट सिर्फ रशिया तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि पूरे एशिया पर भी इसका असर हुआ। एक तरफ तो रशिया का हेजेमोनिक ड्रीम टूट गया, दूसरी तरफ ये डिफीट रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ की कमजोरी को भी साबित कर गई और इस शिकस्त ने रशिया में डोमेस्टिक अनरेस्ट को बढ़ाया। पब्लिक एंगर अपनी पीक पर था। लोगों का मानना था कि ये डिफीट सिर्फ और सिर्फ जार की इनकॉम्पिटेंट गवर्नेंस की वजह से हुई और जार ने गलत तरीके से ये वॉर कंडक्ट की थी और इसकी वजह से हर छोटी सी कंट्री के हाथ हार गए थे। और दोस्तों, ये सब चीजें लोगों को जार के खिलाफ ले आई और उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन के लिए अपनी आवाज उठाना शुरू कर। जार की गवर्नेंस के खिलाफ ऑपोजिशन इसी वक्त अपने हाई पॉइंट पर पहुंच गई। 9 जनवरी 1905 को एक ग्रुप ऑफ रशियन वर्कर्स अपने बीवी बच्चों के साथ विंटर पैलेस सेंट पीटर्सबर्ग गया था ताकि जार को एक मेमोरेंडम दिया जाए। ये वर्कर्स ऑटोक्रेटिक रूलर के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन जार के सोल्जर्स ने उन पर फायरिंग कर दी। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा गया क्योंकि ये संडे को हुआ था और इसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को मार दिया गया और ये हादसा पूरे रशिया में प्रोटेस्ट का सबब बना और जार के खिलाफ उनकी नफरत को और बढ़ा दिया। इस खून खराबे के बाद जार निकोलस II को अपने रूल को थोड़ा मॉडरेट करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने अक्टूबर मैनिफेस्टो पास किया जिसमें कुछ प्रोमिसेस दिए गए थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे नंबर पे थी इलेक्टेड पार्लियामेंट डूमा की फॉर्मेशन ताकि रशिया को ऑटोक्रेसी से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बदला जा सके। ये मैनिफेस्टो रशिया में एक पॉलिटिकल चेंज का सिग्नल था, लेकिन
जार ने अपने प्रोमिसेस को ज्यादा देर तक नहीं निभाया। जार ने अक्टूबर मैनिफेस्टो के बाद भी अपने प्रोमिसेस को तोड़ दिया। डूमा जो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट थी वो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जार की मर्जी पर डिपेंडेंट थी। जार अक्सर डूमा को डिसॉल्व कर देता था जिसकी वजह से उसका डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का प्लान फेल हो गया था। डूमा को ये पावर दी गई थी कि वो लॉज बनाए, लेकिन वो भी स्टेट काउंसिल के कंट्रोल में थी जहां एरिस्टोक्रेसी का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इस वजह से रशिया में रियल डेमोक्रेसी कभी एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। और फिर 1854 में सोवियट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ये वर्कर्स के लिए काउंसिल्स थी जो उनके हक में आवाज उठाती। ये काउंसिल्स बाद में पॉलिटिकल पावर्स के अंडर काम करने लगी। एक सोवियत ऑफ फार्मर्स भी बनी जो 1917 की रेवोल्यूशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी। ये सब चीजें एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज का हिस्सा बन गई थी। जार के प्रोमिसेस की फेलियर और डूमा के फेल होने की वजह से लोगों का डिससैटिस्फैक्शन अपनी पीक पर था। जार के ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ लोगों में गहरी नफरत थी और ये सब चीजें 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के लिए एक परफेक्ट बैकड्रॉप बनकर गई। डूमा में आधे मेंबर्स को सीधा एम्परर की तरफ से अपॉइंट किया जाता था। लॉज के मुताबिक मिनिस्टर्स को डूमा के जरिए नहीं अपॉइंट किया जा सकता था और वो डूमा के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते थे। इसके अलावा जार निकोलस के पास ये पावर थी कि वो डूमा को डिसॉल्व कर देता था और जब चाहे नए इलेक्शंस बुला सकता था। ग्रास रूट लेवल पर रशियन गवर्नमेंट अब भी एक एब्सोल्यूट मोनार्की थी जो अनऑफिशियल थी। डूमा की फॉर्मेशन इस उम्मीद पर की गई थी कि ये रशियन एम्पायर में रिफॉर्म्स लाएगी और मोनार्की और लोगों के बीच मीडिएशन करेगी। और ये सोचा गया था कि ये एक लेजिस्लेचर बनेगा जो मुल्क के सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेगा। लेकिन डूमा की पावर्स काफी लिमिटेड थी। जार निकोलस अक्सर इसे क्रिटिसाइज करते होते थे। इसके साथ साथ डूमा के इलेक्शंस में कई इरेगुलरिटीज थी जो इसकी रिप्रेजेंटेटिव पावर को कमजोर कर रही थी। ये सिर्फ आम लोगों में नहीं बल्कि एलीट क्लास में भी रेस्टलेसनेस का सबब बन रही थी। कई दफा डूमा को डिसॉल्व किया गया। इस डिसइंटीग्रेशन से लिबरल एलिमेंट्स जो एलीट क्लास में थे उनमें भी डिसकॉन्टेंट बढ़ गया था। ये सब चीजें रशिया की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा दे रही थी। और जब रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने का फैसला किया तो मुल्क ऑलरेडी अनरेस्ट से गुजर रहा था। 1914 में रशिया ने सर्बिया की मदद के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर ये वॉर शुरू की। जार निकोलस ने ये वॉर अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए ज्वाइन की थी, लेकिन ये वॉर रशिया के लिए डिजास्टर्स साबित हुई। रशियन सोल्जर्स जो मॉडर्न वेपन से इक्विप्ड नहीं थे जर्मन आर्मी के सामने फेल हो गए। इस वॉर में रशिया को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसके साथ साथ रशिया के पास एक बहुत ही वैल्यूएबल आर्मी थी, लेकिन इसके बावजूद इस वॉर में उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 1917 की फरवरी तक तकरीबन 6 लाख रशियन सोल्जर्स मर चुके थे। इस जंग में जो लॉसेस रशिया ने दिए उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को बढ़ाया। ये जंग रशिया को स्ट्रेटेजिकली बहुत वीक कर गई थी। ना सिर्फ सोल्जर्स बड़ी तादाद में शहीद हुए बल्कि इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत खतरनाक हो गई थी और स्टेट की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। इस मुश्किल सिचुएशन में गवर्नमेंट को वॉर का खर्चा पूरा करने के लिए हेवी टैक्सेस लगाने पड़े, जिसकी वजह से आम लोगों पर इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हंगर और इनसिक्योरिटी का सामना करते हुए लोगों के हालात और भी खराब हो गए थे। इस जंग में जो फेलियर हुआ वो किंगडम की प्रेस्टीज को भी नुकसान पहुंचा गया और आर्मी के कॉन्फिडेंस को भी खराब कर गया। ये सब चीजें लोगों में ग्रोइंग डिसकंटेंट और एंगर का सबब बनी और रशियन आर्मी को ऑफिशियल सपोर्ट, प्रॉपर कंडीशंस और एबल लीडरशिप की कमी की वजह से सक्सेस हासिल करने में बहुत मुश्किल हुई और आर्मी की कमजोरी से सोशल डिसकंटेंट और बढ़ गया। लोगों में एजुकेशन की कमी की वजह से उनका हौसला और टूट गया और 1928 में डिप्रेशन की वेव आई जो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के रास्ते में एक और रुकावट बन गई। ज्यादातर लोगों को हायर एजुकेशन की एक्सेस नहीं थी। रशियन एम्पायर एक ऐसा यूनिक एम्पायर था जो एक सिंगल पावर के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। इस एम्पायर को डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना था जहां ऑफिशियल क्लास और आम लोगों के बीच बहुत ज्यादा फर्क था। ये फर्क इनजस्टिस और पॉलिटिकल निग्लेक्ट को बढ़ाता गया। रशियन सोसाइटी में जो पॉलिटिकल बैलेंस था वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के बीच के डिफरेंसेस पर बेस्ड था। मुख्तलिफ पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट ने रशियन सोसाइटी में अनरेस्ट और कंफ्यूजन को बढ़ाया। 1905 के बाद के लिबरल रिफॉर्म्स भी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने में फेल हो गए। इन रिफॉर्म्स का उतना असर नहीं हुआ और लोगों की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का इशू बरकरार रहा और गवर्नमेंट का नेगेटिव एटीट्यूड जो कि लिबरल चेंजेस के लिए था उसने लोगों की होप्स को और तोड़ दिया और इसने पब्लिक के ट्रस्ट को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये सब फैक्टर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस को बढ़ाने का सबब बन गए जो रशिया को रेवोल्यूशन की तरफ ले गया। रेवोल्यूशन से पहले कुछ इलाकों में एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर के हालात खुद भी खराब। 1916 में एक बहुत ही डिजास्टर्स ड्राउट और फेमाइन भी आया। इससे फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा स्वेयर हो गया। लोगों ने इस क्राइसिस का इल्जाम मोनार्की पर डाला और इस एंगर ने रेवोल्यूशन का रूप ले लिया। मार्च 1917 में रेवोल्यूशन का आगाज हुआ। लोगों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, ना शेल्टर था, ना कपड़े पहनने के लिए थे, ना खाना खाने के लिए कुछ। गरीब और मजदूर बहुत परेशान और भूखे थे और ठंड से कांप रहे थे। 7 मार्च को पेट्रोग्राड की सड़कों पर लोग घूम रहे थे और तंदूरों में फ्रेश और गर्म रोटी की कमी थी। लोगों ने कुछ खाया नहीं हुआ था और वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने मार्केट को लूटना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो रेवोल्यूशनरीज पर फायर करें। लूटने वाले लोगों को डिस्पर्स करने के लिए फायरिंग का हुक्म दे दिया गया, लेकिन सोल्जर्स ने फायरिंग करने से इनकार कर दिया और फिर रेवोल्यूशन ने लोगों को अपनी लपेट में ले लिया था। 8 मार्च को वुमेन वर्कर्स ने रोटी के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इसके बाद वर्कर्स ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और स्ट्राइक्स का आगाज हो गया। सोल्जर्स और पेजेंट्स भी स्ट्राइक में शामिल हो गए और इससे पूरे रशिया में रेवोल्यूशन का सफर शुरू हो गया। 12 मार्च को रेवोल्यूशनरीज ने सेंट पीटर्सबर्ग पर कब्जा कर लिया और जल्द ही उन्होंने मॉस्को पे भी कब्जा कर लिया। अब जार को डिफीट का सामना करना पड़ रहा था। जब एंड नजदीक आया तो डूमा ने डेमोक्रेटिक मोनार्की बनाने का ओपिनियन दिया, लेकिन जार इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी डूमा ने 12 मार्च को एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई और इस तरह मोनार्की को रशिया से खत्म कर दिया गया। वर्कर्स और सोल्जर्स ने डूमा के साथ मिलकर सोवियत बनाया और प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। अलेक्जेंडर केरेंस्की को इस गवर्नमेंट का हेड बनाया गया और कुछ दिनों बाद जार को अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा। रोमनोव डायनेस्टी का रूल जो सेंचुरीज तक रशिया पर हुकूमत कर रहा था, अब खत्म हो गया था। नई गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और राइट्स टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस का वादा किया। ये गवर्नमेंट वायलेंट रेवोल्यूशन के हवाले से सपोर्ट भी करती थी और अपोज भी करती थी। इस गवर्नमेंट के बनने के साथ डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट रूल के निशान रशिया में नजर आने लगे जो वेस्टर्न कंट्रीज में होते थे। लेकिन असली रशियन रेवोल्यूशन वर्कर्स, फार्मर्स और सोल्जर्स ने अचीव की थी। दूसरी तरफ केरेंस्की ने वॉर मिनिस्टर बनकर दुनिया में पीस लाने की कोशिश की, लेकिन रशिया ने वर्ल्ड वॉर में अपना स्टांस बरकरार रखा। जार के इस कदम से फूड सप्लाई का मसला और बढ़ गया था क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही खराब और रेवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी वो भी लोगों में इतनी पॉपुलर नहीं थी। फिर एक और रेवोल्यूशन हुई जो अक्टूबर रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविक्स ने केरेंस्की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया और पावर अब फार्मर्स और वर्कर्स के हाथ में आ गई थी। असल में फरवरी रेवोल्यूशन के वक्त लेनिन एग्जाइल में था, लेकिन वो अप्रैल में रशिया वापस आ गया था। बोल्शेविक पार्टी ने पेजेंट्स को जमीन वापस करने की मांग शुरू की और ऑल पावर टू द सोवियट्स का स्लोगन भी दिया। उन्होंने नॉन रशियंस के हक में भी आवाज उठानी शुरू की और उनके लिए इक्वल राइट्स की बात की। बोल्शेविक्स ने गवर्नमेंट के सामने 4 डिमांड्स रखी। पहली डिमांड थी वर्कर्स और पेजेंट्स को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल मिलना चाहिए। दूसरी डिमांड थी पीस एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपना रुख मोड़ना चाहिए। और तीसरी डिमांड ये थी कि हर वर्कर और छोटे फार्मर को अपनी जमीन का राइट मिलना चाहिए। और आखिरी डिमांड ये थी कि नॉन रशियन लोगों को भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। और दोस्तों, रशियन एम्पायर एक मल्टी एथनिक एम्पायर था जिसमें पोलैंड, फिनलैंड, लाटविया और लिथुआनिया जैसे मुल्कों के लोग भी शामिल। रशिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन नॉन रशियन नेशनलिस्ट की थी, जो एक बड़ा नंबर डिफरेंस था। जार ने इन नॉन रशियन नेशनलिस्ट की लैंग्वेजेस में बुक्स और न्यूज़पेपर्स की पब्लिकेशन पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क में नॉन रशियंस के खिलाफ नफरत का जज्बा बढ़ाया हुआ था। रशियंस केरेंस्की को इंफीरियर रेस का समझते थे क्योंकि वो जार की सोसाइटी का हिस्सा नहीं। तो दोस्तों, बोल्शेविक्स ने इन इनजस्टिसेस का जवाब देने के लिए अपनी डिमांड्स रखी। जब गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को रिजेक्ट किया तो रेवोल्यूशन का आगाज हो गया। रेवोल्यूशन के दौरान बोल्शेविक्स ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रेलवेज और पावर हाउसेस पर हमला किया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 17 नवंबर 1917 को केरेंस्की की गवर्नमेंट गिर गई और उनको रिजाइन करना पड़ा। लेनिन की लीडरशिप में मोनार्की को खत्म किया गया और प्रोलेटेरिएट रूल का आगाज हुआ और रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग कर दिया गया और स्टेट कंट्रोल को मींस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर इस्टेब्लिश किया। फ्यूडल नोबिलिटी और चर्च, जो कि रशियन एम्पायर के सबसे बड़े एक्सप्लॉइटर्स थे, उनका रूल खत्म हो गया। क्लास डिस्टिंक्शंस को मिटा दिया गया और एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया। रशियन रेवोल्यूशन ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि सिर्फ मार्क्सिज्म और सोशलिज्म ही लोगों की प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल सोशल सिस्टम बनाने का जरिया बन सकते हैं। इस तरह रशियन रेवोल्यूशन दुनिया को एक ऑल्टरनेट सिस्टम देने का एक पहला अटेम्प्ट था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ये हुआ कि लेनिन के पावर में आने के बाद रशिया को एक सिविल वॉर का सामना करना पड़ा, जिसमें जार के मिलिट्री ऑफिसर्स ने लेनिन की गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड रेबेलियन शुरू। फ्रांस, जापान और
अमेरिका जैसे मुल्कों ने इस वॉर में हिस्सा लिया। व्हाइट आर्मी के पास जार की आर्मी की मदद थी, लेकिन रेड आर्मी ने, जो कि सोवियत आर्मी थी, व्हाइट आर्मी को हरा दिया। ये वॉर 1921 में रेड आर्मी की जीत के साथ खत्म हुई। लेनिन 1917 से 1924 तक सोवियत रशिया के हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे और 1922 से 1924 तक सोवियत यूनियन के भी हेड रहे। रशियन रेवोल्यूशन दुनिया की तारीख में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये रेवोल्यूशन सिर्फ रशिया तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी था। रशियन रेवोल्यूशन एक ऐसे वक्त में हुई जब कम्युनिज्म का डर वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ रहा था। इसने रशिया को इतना ताकतवर बना दिया था कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर के बराबर आ गया था। कोल्ड वॉर इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ था। और दोस्तों, रशियन रेवोल्यूशन ने दुनिया को सोशलिज्म का रास्ता दिखाया, जो बाद में दुनिया के कई मुल्कों ने अडॉप्ट किया। इस रेवोल्यूशन की वजह से रशिया ने दुनिया में अपनी सुपर पावर होने की हैसियत बनाई। ये रेवोल्यूशन दुनिया के लिए एक नई मंजिल थी, जो कि सोशलिज्म को एक वाइबल ऑल्टरनेटिव के तौर पर दिखाती थी। रशियन रेवोल्यूशन ने न सिर्फ रशिया की हिस्ट्री का एक नया पेज लिखा, बल्कि पूरी दुनिया को नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स की तरफ गाइड भी किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर आज तक की हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा।